चाइना फुल फोर्स से था गलवान का जब ये इंसिडेंट हुआ, तो वो हमसे कुछ ज़्यादा घातक सोचकर वहाँ बैठा हुआ था। लेकिन 29 अगस्त की रात में जो आप लोगों ने किया, उसके बाद जो ऑपरेशन ब्लैक टॉप रहा 29 अगस्त की रात का, उसके बाद से हमने देखा कि चाइना के तेवर बदल गए। चाइना बोला कि आइए हम बैठिए, हमसे बात करिए आप। ऐसा ब्लैक टॉप के उस पोजीशन से ऐसा क्या हो गया था सर कि चाइना आप लोगों से कहने लगा? मतलब ये हम लोग जानते हैं कि चाइना की तरफ से ही वो रिक्वेस्ट रेज़ हुआ कि आइए टेबल नेगोशिएशन पर बैठते हैं, कितना डिसएंगेजमेंट करना है, क्या करना है? तो क्या जो कुछ लोगों ने ये बात कही, आप उसको सही-गलत भी बता दीजिएगा कि क्या चाइना की ट्रुप ब्लॉक हो गई थी उस पोजीशन पर इंडिया के बैठ जाने से, इसलिए चाइना घबरा गया था या क्या हुआ था सर? नहीं, जैसे मैं पहले कह रहा था कि चाइना की हमेशा कोशिश रही है कि वो छोटे-छोटे कदम लेके आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब हमने उनको रोका, तब उनको पता चला कि ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो अभी काम नहीं करेगी। और जब ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली है और इतने सारे फोर्सेस आमने-सामने हैं, तो जितने फोर्स आमने-सामने होंगे, उतने ही घटने होने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए उनको भी लगा कि हम डिसएंगेजमेंट के बारे में बात करें और जितना हम वापस जा सकते हैं वो दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। और इसके ऊपर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि प्रेजेंस ऑफ सो मेनी फोर्सेस ऑन द बॉर्डर इज़ नॉट गुड फॉर द ओवरऑल पीस। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए जो बॉर्डर पे जो लोग तैनात हैं वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। तो ऐन मौके पर आमने सामने आने पर ऐसे टेम्पर्स कैन राइज, और ऐसे फिर हम नहीं चाहते कि दोबारा इस किस्म की कोई घटना हो, और इसीलिए वो फिर डिसएंगेजमेंट की बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने उनको बोला कि बस अब हम ये नहीं, आपकी ये चाल जो है आगे नहीं चलेगी। सर एक और सवाल चाइना से ही जुड़ा है कि बीइंग एन आर्मी चीफ आपने देखा कि आपके और आपने अलग-अलग सेक्टर कमांड भी किए। चाइना को युद्ध के अलावा ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसके ज़रिए इंडिया डोमिनेट करके उसको नीचे दबा सकता है? क्योंकि मतलब जियोपॉलिटिकल की भाषा में अगर हम कहें तो ये 2 बड़े देश भारत और चीन इन दोनों के बीच में इस बात का झगड़ा अनकहे तौर पर है, बिना बोले हुए कि एशिया का बड़ा भाई कौन है? अगर इकोनॉमी देखें तो ज़रूर चाइना हमसे कई गुना आगे है। जीडीपी अगर देखें तो नंबर 1 पर यूएस है, नंबर 2 पर चीन है, हम नंबर 5 पर हैं। लेकिन यूएस अगर 17 ट्रिलियन डॉलर या कुछ पर नंबर 1 पर है, तो चीन नंबर 2 14 ट्रिलियन डॉलर पर है। 3-4 करके हम नंबर 5 पर जब हम पहुँचते हैं तो वो 5 ट्रिलियन पे है। तो गैप इतना ज़्यादा है। हम खुश हो सकते हैं कि हम 5वें नंबर पर हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए रियल टर्म्स में तो 15 कहाँ और 5 कहाँ। तो ज़रूर इकोनॉमिक टर्म्स में तो वो हमसे कहीं आगे है। लेकिन अगर सॉफ्ट पावर देखा जाए और दुनिया भर में लोग चाइना को किस नज़रिए से देखते हैं और इंडिया को किस नज़रिए से देखते हैं, तो मैं कहूँगा और बड़े गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया भर में हमारा जो स्टैंडिंग है इंडिया का, वो बहुत ही आगे है। तो उससे हमें बहुत संतुष्ट होना चाहिए कि कई कई चीज़ें होते हैं कंपेयर करने के लिए। एक है मिलिट्री माइट, इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर। तो सॉफ्ट पावर में तो हम अगर चॉइस हो तो लोग हमारे पास आएंगे।
सर मेरे और 2 छोटे-छोटे से सवाल हैं। एक सवाल ये है कि आपके कार्यकाल से पहले भी बात होती थी लेकिन आपने आपने जब से कमान सँभाली सेना की बतौर आर्मी चीफ, उसके बाद आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम लोगों ने अक्सर सुना कि आप हमेशा एक बात कहते थे एडवांस टेक्नोलॉजी पर जोर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर वॉर की दिशा में दुनिया आगे जा रही है, उसकी तरफ काम होना चाहिए। ए आप बीइंग इंडियन फोर्सेस को अभी उस जगह पर जाने के लिए जो आपका विज़न था, जो आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगातार कहते रहे, अब के आर्मी चीफ्स भी उसको आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, सीडीएस साहब ने भी कहा। तो कितना लंबा वक़्त लगेगा भारत को उस तरह की तकनीक में, भारतीय सेना को उस तरह की तकनीक में एक ऐसी पकड़ बनाने के लिए जहाँ जिसके इंडियन फोर्सेस जो है वो एक वैसे लेवल पर चली जाए जो एकदम अनबीटेबल आर्मी दिखाई दे। देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कि लगातार उसमें नए-नए चीज़ें होते आ रहे हैं। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी अभी हुई है। जब गन पाउडर इन्वेंट हुआ था, तब भी वो टेक्नोलॉजी, इट वाज़ समथिंग आउट ऑफ द ब्लू। जब हवाई जहाज़ आए और पहले बार उसका इस्तेमाल हुआ युद्ध में, तब भी वो टेक्नोलॉजी थी। अब इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कभी नहीं होगा कि आज इतने स्तर पर है और आगे कुछ नहीं होगा। ये कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होते रहेंगे। फ़र्क ये हुआ है कि जो टेक्नोलॉजिकल साइकिल है, वो छोटे-छोटे होते जा रहे हैं। जो पिछले 20 साल में हुआ, वो अगले 2 साल में होगा। इसलिए हमें इस टेक्नोलॉजी के जो कर्व है, उसके आगे नहीं रह सकते, तो कटिंग एज पर रहने की ज़रूरत है। और इस मामले में मैं कहूँगा कि हम कहीं पीछे नहीं हैं। जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस पर हमारे भी काम चल रहा है। उसको हम अपने सर्विसेज में धीरे-धीरे ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी को अब्ज़ॉर्ब करने में भी वक़्त लगता है। ये नहीं कि आज कुछ कर दिया, जैसे कंप्यूटर जब आए मान लो, ये नहीं कि अगले दिन सभी प्रोफिशिएंट हो गए कंप्यूटर्स में। उनको उनकी भी क्लास चलानी पड़ी, उनको भी सिखाना पड़ा कि क्या-क्या होता है। तो टेक्नोलॉजी अब्ज़ॉर्ब करने में भी कई साल लगते हैं और अब्ज़ॉर्ब करने के बाद उसको अपने टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स में शामिल करने के बाद एक्सरसाइज करना उसके साथ। तो एक ये लगातार ये कार्रवाई होती रहती है और इस कार्रवाई में जैसे मैं कहा कि हम कहीं पीछे नहीं हैं और जैसे-जैसे नए टेक्नोलॉजीज़ उभरते रहेंगे, उसको हम अपने आर्म्ड फोर्सेस में शामिल करते रहेंगे। लेकिन एक जो फीलिंग है कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ करेगा, वो एक गलत फीलिंग है। क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एक साधन है, एक एड है। वो आदमी को रिप्लेस नहीं कर सकेगा कभी भी। इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमने देख लिए, लेकिन अभी रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, आखिर में युद्ध कौन लड़ रहा है? ड्रोन्स हैं, आर्टिलरी है, हवाई जहाज़ है, लेकिन आखिर में वो आदमी ही हैं। सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो टेक्नोलॉजी एड है। अगर हम ये गलती करेंगे समझने की कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, तो उसमें फिर हम मार खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को हम ना अपनाएं, टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड की उतनी ही अहमियत है जितने की पहले थी।